हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अनुच्छेद 22। इसमें हम पढ़ रहे थे बंदी व्यक्तियों के अधिकार। आर्टिकल 22 में क्या दे रखा है, बंदी व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जा रहा हो तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। इसमें पहला है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है किसी भी कारणवश कानून के अनुसार, तो उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है कि किस कारण से उसे बंदी बनाया जा रहा है। ये कारण जानने का वो हक रखता है। इच्छा अनुसार कानूनी सहायता, उसे अपने अनुसार, जैसे थाने में लेके जा रहे हैं तब भी उसे कॉल करने का अधिकार है, किसी को बुलाने का अधिकार है, वो जो भी बात करेगा वकील की राय लेकर करेगा, ये भी उसका अधिकार है कि कानून के अनुसार उसको ये अधिकार दिया गया है कि जो भी व्यक्ति बंदी बनेगा उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूरा हक होगा, कि वो कानून की सहायता प्राप्त कर सकता है। यदि उसके पास कोई वकील नहीं है, उसके सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो सरकार भी उसे वकील दे सकती है। न्यायालय उसको पूछता है कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या किसी वकील को आप हायर कर सकते हैं, या कानून आपको वकील दे सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। यदि उस दिन अगले दिन छुट्टी नहीं है, यदि शनिवार को किसी को गिरफ्तार किया गया है या शुक्रवार को गिरफ्तार किया है, शनिवार और संडे की छुट्टी है, तो ऐसी स्थिति में तो नहीं, बाकी नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना क्या है, अनिवार्य है। इसमें ये सारे अधिकार दुश्मन देश के नागरिक को प्राप्त नहीं होंगे। किसको? दुश्मन देश के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। प्लस बंदी निवारक नजरबंदी जिसको प्राप्त हुई है या जिसे दी गई है, वो भी इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसकी शर्तें क्या क्या हैं? दुश्मन देश का यदि नागरिक है तब उसे ये चीजें नहीं प्राप्त होंगी, और जिसको निवारक नजरबंदी दी गई है उसे भी ये प्राप्त नहीं होगी। निवारक नजरबंदी एक प्रकार से जेल ही है जो 3 माह के लिए दी जाती है। आर्टिकल 23 में देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 हैं, 23 अनुच्छेद और 24 अनुच्छेद। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार यदि हमारी परंपराओं में देखें, पाश्चात्य देश आजादी के आसपास देखें या उससे पहले की देखें, तो बहुत सारे सीरियल भी आपने देखे होंगे, बहुत सारी परंपराएं आपने पढ़ी भी होंगी, कहानी भी पढ़ी होंगी। बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा, ये कहीं ना कहीं एक कुप्रथा है हमारे समाज के लिए, और जो गरीब कमजोर तबका है उसका शोषण इस प्रकार से होता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? 23 आर्टिकल और 24 आर्टिकल में है। 23 में क्या है? मानव के क्रय विक्रय पर रोक। पहले जैसे महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी हमारे समाज में, उसी प्रकार से गरीब व्यक्ति की भी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। बहुत सारी महिलाओं को खरीद फरोख्त के लिए रखा जाता था, यानी कि महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता था। तो मानव भी एक प्रकार से वस्तु था, इसकी क्रय विक्रय होती थी, यानी कि दास के रूप में मानव को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हमारे समाज में इस्तेमाल की जाती थी। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आया था कि जीवन भर कोई व्यक्ति सिर्फ खाने के लिए ही किसी का गुलाम बना रहेगा। ये कितनी गलत प्रथाएं थी। इन सब को रोकने के लिए जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसमें ये सारी चीजें लागू की गई। उसमें कहा गया कि मानव का क्रय विक्रय, मानव को खरीदना और बेचना गैर कानूनी होगा। ये संभव ही नहीं आजाद भारत में। कोई किसी का मालिक हो सकता है, कोई किसी को बेच सकता है या खरीद सकता है। फिर बाल श्रम पे भी निषेध लगाया गया, यानी कि बाल श्रम क्या है? अवैध है। 14 वर्ष तक के बालक को, 14 वर्ष से कम के बालक को किसी भी कारखाने में, या यूं कहें किसी भी ऐसी जगह जहां उसके जीवन को खतरा हो, जहां उसकी जान जा सकती है, काम पर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जोखिम वाले कार्य उससे नहीं करवाए जा सकते हैं। तो सवाल आपसे क्या आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 23 और 24 में। 23 में क्या है? मानव की क्रय विक्रय पर रोक कौन से आर्टिकल में लगाई? 23 में लगाई कि कोई भी मानव को खरीद और बेच नहीं सकता है।
दास नहीं बना सकता है, गुलाम नहीं बना सकता है, बेगार प्रथा नहीं हो सकती है। फिर बाल श्रम निषेध कौन से आर्टिकल में किया गया है? 14 में किया गया है, सॉरी 24 में किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य के लिए नहीं ला सकता, जोखिम वाले तो बिल्कुल भी नहीं ला सकता है। आपको पता होगा शिक्षा का अधिकार भी आया है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार। फिर आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म भी आप अपना सकते हैं। इसमें पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। 25 में क्या है? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 25, 26 और 28, 27 तक, 25 से 28 तक आपको कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। धार्मिक स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता पहली है? 25 आर्टिकल कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपने धर्म को अपनाने की पूरी क्या है? स्वतंत्रता है। आप धर्म की उपासना कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, उसका संगठन बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। शर्त यह है कि कानून के अनुसार ये होना चाहिए। फिर इसमें 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन। आप किसी भी धार्मिक मामले की संस्था का प्रबंधन कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, उसकी कमेटी बना सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। और इसका उल्लेख कौन से में है? 26 आर्टिकल में है। ये सब सीरियल नंबर हैं, इनका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। 28 क्या कहता है? राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, यानी कि जो भारत सरकार तथा राज्यों की अधीन संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक मामलों से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे राजकीय जितने भी विद्यालय हैं वो तो है ही हैं, प्लस हमारा स्कूल है मेहता पब्लिक स्कूल, इसमें भी धार्मिक शिक्षा संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय है। जितने भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, अर्थात जो विद्यालय कहीं ना कहीं सीधे सरकार के नियम कानूनों के तहत चल रहे हैं, उनमें राजकीय मामले से जुड़े हुए या राजकीय संस्थान कहलाएंगे। और इनमें विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। विशेष धर्म की शिक्षा के लिए अलग से मान्यता है, संस्कृत विद्यालय है, मदरसा बोर्ड है, ईसाइयों के लिए मिशनरी स्कूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं वहां क्या दी जाती है? विशेष धर्म की शिक्षा उन्हें दी जाती है। तो धार्मिक मामले राजकीय संस्थाओं में नहीं चलाए जा सकते, यहाँ तक ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। सवाल क्या क्या बने? शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और 24 इससे संबंधित है। सवाल आएगा बाल श्रम का निषेध कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 24 बाल श्रम के निषेध को करता है कि 14 वर्ष से कम का बालक काम करने के योग्य नहीं है। जोखिम वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें जान का खतरा हो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 25 से 28 तक है। 25 में आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, उपासना कर सकते हो, समर्थन कर सकते हो। कौन से आर्टिकल में है? 25 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन 26 में और 28 में। किसी भी सरकारी संस्था में आप क्या नहीं ले सकते? धार्मिक शिक्षा ना दे सकते, ना ले सकते हैं। अभी एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित या किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 25 है। इसमें अगला देखते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21A में है। आर्टिकल कौन सा है? 21। आपको याद हो तो 21 की हमने बात की थी, वो जो जीवन का, देह का, शरीर की सुरक्षा का आर्टिकल था। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार है। और इस शिक्षा के अधिकार में क्या क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालक, ऐसे बालक जो भारत के नागरिक हैं और 6 से 14 वर्ष के हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि उन्हें निःशुल्क, कौन सी शिक्षा दी जाएगी? निःशुल्क
तथा कौन सी बड़ी अनिवार्य शिक्षा कौन सी दी जाएगी, निःशुल्क वाली दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल कौन सा है 21A, शिक्षा का अधिकार, ये हम पढ़ रहे हैं। और कौन से बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे। शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये आर्टिकल आया था 2009 में। कब आया, 2009 में, और पास हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। क्या हो गया है, लागू हो गया है पूरे देश में। कहाँ लागू हो गया, 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया है, लागू हो गया है। इससे संबंधित एक मूल कर्तव्य भी है। इसी से संबंधित क्या है, मूल कर्तव्य भी हैं। और मूल कर्तव्य क्या है, प्रत्येक माता पिता, क्या, प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अवश्य दिलाए। इस बात का प्रावधान कौन से अधिकार में किया गया है, शिक्षा के अधिकार में किया गया है। तो ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 21A किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सवाल आएगा शिक्षा के अधिकार पर टिप्पणी लिखें, तो शिक्षा के अधिकार पे पूरी टिप्पणी हो गई। शिक्षा के अधिकार, सवाल क्या क्या बने, शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में, 21A में। इसमें बालक की आयु क्या होगी, 6 से 14 वर्ष का बालक ये होगा। इसमें किस प्रकार की शिक्षा होगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। कब आया ये, 2009 में आया। लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू हो गया। मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया इसमें, प्रत्येक माता पिता जिसके बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का कर्तव्य होगा। यानी कि प्रत्येक बालक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष का है उसको पढ़ने का अधिकार किसने दे दिया, भारत सरकार ने दे दिया। कि प्रत्येक व्यक्ति का ये मूल अधिकार होगा। आपको पता हो तो 12 से 35 तक क्या थे, मूल अधिकार ही थे। भारत के संविधान में 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। भाग 3 में, कौन से भाग में, 3 में। तो ये भी कहाँ आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो शिक्षा का अधिकार भी क्या है, मूल अधिकार ही है। प्रत्येक समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज हमेशा आधिपत्य रखता आया है और आगे भी रखता रहेगा। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ बहुसंख्यक समाज की चलती है, वही नियम कानून बनाते हैं, उन्हीं का परंपराओं पर दबदबा होता है, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा होते हैं और मतदान के माध्यम से अपने अनुसार वो सरकार चुन लेते हैं। सरकार भी उन्हीं के अनुसार नियम बनाती है। जैसे चीन में साम्यवाद, चीन में साम्यवादी सरकार है और साम्यवादी लोग ही पूरा उसका वर्चस्व स्थापित करते हैं। जैसे ईगर मुसलमानों की बात करें तो चीन में ईगर मुसलमानों के लिए एक प्रकार के सेंटर, प्रताड़ित सेंटर रखे गए हैं। एक प्रकार से उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है धर्म के नाम पर। अल्पसंख्यक होने के कारण मुसलमान कुछ कर नहीं पाते, मुसलमानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वैसे पाकिस्तान में आ जाए तो वहाँ हिंदू बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जबरन हत्याएं हो रही हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबरन शादियां हो रही हैं, बहुत प्रताड़ना वहाँ पर हो रही है। तो किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार होना बहुत जरूरी है और हमारे देश में इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, 29 और 30 में है। यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है। कौन से आर्टिकल में, 29 और 30 को जोड़ा गया है कि जो संख्या में कम हो वो भी हमें गौरवान्वित महसूस करें, हमारे देश पर उन्हें नाज हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हमारे देश में ना हो। इस बात का विशेष तौर पर हमारे संविधान में ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कौन से आर्टिकल में की गई है, 29 में। हम जानते हैं जो संख्या में कम है क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं और इनके अधिकारों को विशेष तौर पर ध्यान में हमारे संविधान में रखा गया है। यदि इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कौन से आर्टिकल से सुरक्षा मिलेगी, 29 से सुरक्षा मिलेगी। फिर अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज,
कभी भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि ये संख्या में कैसे होते हैं, कम। इसलिए इनके लिए व्यवस्था की गई है कि ये अपने सभ्यता संस्कृति के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, इनका संचालन कर सकते हैं, अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, कुल मिला के ये अपनी धार्मिक गतिविधियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आर्टिकल कौन से में है, 30 में है। और शिक्षा का अधिकार भी कहीं न कहीं इसी से संबंधित, आपको अभी जो बताया था इसी से संबंधित है, लेकिन उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 29 में है। तो शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार किसको दिया गया है, अल्पसंख्यकों को दिया गया है। वैसे कोई भी वर्ग खोल सकता है, यानी कि अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, रेगुलर करने के लिए क्या खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उनका संचालन भी कर सकते हैं। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान का क्या कहा गया है, हृदय या आत्मा भी कहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए, अम्बेडकर जी से पूछा गया कि यदि मैं कहूँ कि संवैधानिक उपचारों के महत्व के बिना क्या है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो इन्होंने कहा इसके बिना ये पूरे मूल अधिकार क्या हैं, शून्य हैं, जीरो हैं, कोई मतलब इनका नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इतना इम्पोर्टेंट है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, इसी आर्टिकल को 32 को कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कहा गया है। अब ये है क्या, हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, अभी वर्तमान में कितने हैं, 6। और इसकी गारंटी की बात हमने की थी कि मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर संविधान क्या देता है, गारंटी देता है। लेकिन यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये गारंटी कैसे है, ये इसमें प्रावधान है कि उल्लंघन होने पर संविधान के में किसका उल्लेख है, रिट का उल्लेख है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण लेख, परम आदेश, बहुत सारे हैं, निवारक, नजरबंदी, ये सारी चीजें उसमें हैं। बहुत प्रकार की रिटें हैं, इनके माध्यम से न्यायालय आदेश जारी करता है, संबंधित व्यक्ति से पूछता है, संबंधित संस्था को आदेश देता है, और हर हाल में मौलिक अधिकारों को लागू कराने का प्रयास वो करता है कि हर हाल में मौलिक अधिकार लागू होने चाहिए। यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक होता है समाप्त। इससे जुड़ी हुई चीजें, इसकी व्याख्या, इसमें कमियां अगले टॉपिक में करेंगे। तो आज हमने अभी तक पढ़ा 29 और 30 किससे संबंधित हैं, 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, 30 में शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं कौन, अल्पसंख्यक, और उनका संचालन भी कर सकते हैं। 31 में कुछ है नहीं, निश्चित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में, 32 में, सबसे इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है, और कहा है इसके बिना सब कुछ क्या है, जीरो है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यदि संविधान में मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, समाज में मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो दिलाएगा कौन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही दिलाएगा। न्यायालय क्या जारी करेगा, रिट जारी करेगा, जिसके माध्यम से हमें क्या मिलेंगे, मूल अधिकार मिलेंगे।